मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। भूगोल के तत्व के संदर्भ में इससे पूर्व मेरा एक व्याख्यान आपने सुना, उसी के संदर्भ में हम आगे आज बात करने जा रहे हैं। और इसमें भौतिक दशाओं के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि स्थान के ग्रहीय संबंध से अभिप्राय पृथ्वी सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो संबंध हैं और उन संबंधों का प्रभाव मानव की समस्त क्रियाओं पर पड़ता है, या यूँ कहें कि पृथ्वी पर भौतिक और अभौतिक सभी प्रकार के जो घटक हैं वे घटक पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों से प्रभावित होते हैं। दिन रात का होना, मौसम का परिवर्तन, जलवायु कटिबंध, चंद्रमा की कलाएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, दिन रात की लंबाई में अंतर, ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर समस्त अन्य भौतिक घटनाओं को परिवर्तित करती है, प्रभावित करती है और उन सब का प्रभाव मनुष्यों के रहन सहन, उनके आर्थिक क्रियाओं और उनके समस्त गतिविधियों पर पड़ता है। तो इस प्रकार से किसी स्थान के ग्रहीय संबंध वहाँ के मानव समुदाय को बहुत अधिक प्राकृतिक रूप से प्रभावित करते हैं। वनस्पति का प्रकार, जीव जंतुओं का प्रकार, जीव जंतुओं के रहन सहन की परिस्थितियाँ, ये सब ग्रहीय संबंधों से प्रभावित होती है। दूसरा मैंने आपको बताया था भौतिक स्वरूप, यानी किसी स्थान या क्षेत्र के संदर्भ में हम कहें कि वह पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, मरुस्थलीय है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, या समुद्र तल से उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, या वह समुद्र तल के निकट है, या समुद्र तल से भी नीचा है। ऐसी भी परिस्थितियाँ विश्व के अंदर पाई जाती है। तो भौतिक स्वरूप से अभिप्राय जिस स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं वह भौतिक रूप से किस प्रकार का है, और यह भौतिक स्वरूप वहाँ के मानव समुदाय की समस्त क्रियाओं, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति और समस्त जैव अजैव जगत को प्रभावित करता है। इस प्रकार से भौतिक स्वरूप भी भूगोल के तत्वों में एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको हम बहुत ही विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो भौतिक स्वरूप है उसे हम भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं और इसीलिए पढ़ते हैं कि हम ये जान सकें कि ये प्राकृतिक घटनाएं, ये भौतिक स्वरूप कैसे बना, ये किससे प्रभावित होता है, इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं, किन नियमों से ये संचालित होता है। उन नियमों में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, सूर्य की सौर एनर्जी है, इसके अलावा जो एक भू संतुलन का सिद्धांत है, और इन सब का प्रभाव भौतिक स्वरूप पर पड़ता है। और इसके बाद जब हम ये भौतिक स्वरूप समझ लेते हैं, जलवायु परिवर्तन कैसे होते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, वर्षा कैसे होती है, वायुमंडल का क्या स्वरूप है, इन सभी को जानने के बाद इनका प्रभाव मनुष्यों पर क्या पड़ता है उसको हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक स्वरूप में, भौतिक भूगोल में, या जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, उसमें पढ़ने के समस्त जो टॉपिक हैं, विषय हैं, पक्ष हैं, उन सब को हम भौतिक स्वरूप के संदर्भ में देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसमें भौतिक स्वरूप में जलाशय। तो वाटर बॉडीज जो है किसी स्थान विशेष पर अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक कारक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि समस्त जैव जगत के लिए मूल आवश्यकताओं में से एक जल है। तो जल की उपलब्धता, उसकी मात्रा जैव जगत के व्यवहार, जैव जगत की परिस्थितियों, जैव जगत का जो स्वरूप है उसको प्रभावित करती है, उसको निर्धारित करती है। कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर बांध हैं, कहीं पर तालाब हैं, ये सब, और कोई समुद्र के पास में है, कोई समुद्र से दूर है, ये सब जलाशय हमारे कार्यकलापों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसके बाद आती है मिट्टियाँ। मिट्टियों के संदर्भ में हम सिर्फ यही बात कह सकते हैं कि सभ्यताओं का पलना अगर किसी को कहा जाता है तो वो मिट्टियाँ हैं। जहाँ कहीं उपजाऊ मिट्टियाँ उपलब्ध है वहाँ पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। इसके संदर्भ में एक नियम, या यूँ कहें कि एक
कथन सर्वप्रिय है और सर्व स्वीकार्य है कि नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है और इन्हीं में अधिकांश सभ्यताओं का विकास हुआ या सभ्यताओं का जन्म हुआ। चीन की वांगो यांगटीसी कियांग नदी की सभ्यताएं, भारत की गंगा यमुना और सिंधु की सभ्यताएं और इराक में दजला फरात की सभ्यताएं, ये ऐसी ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। या मिस्र जो अफ्रीका में है, तो मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसके अलावा जितनी भी ऐसी नदियां हैं जिन्होंने उपजाऊ मैदानों की रचना की है, वहाँ पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। और अगर हम प्राचीन विश्व को देखें जिसमें ओरिएंटल वर्ल्ड है, इसमें चाइना, भारत, ईरान, इराक और यूरोप का जो भाग है, इन सभी में जहाँ कहीं नदियों ने उपजाऊ मैदानों की रचना की है, मिट्टियों का जमाव किया है, वहाँ पर जनसंख्या का बहुत अधिक सघन बसाव है और साथ ही सिविलाइजेशंस भी वहाँ पर विकसित हुई हैं। तो मिट्टियाँ जो है किसी स्थान विशेष पर एक अहम कारक है जो वहाँ के सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित करता है। इसके पश्चात आता है खनिज। खनिज भी भौतिक दशाओं में एक महत्वपूर्ण घटक है और यह खनिज ही है जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों को मानव के लिए उपलब्ध करवाता है और उन खनिजों की उपलब्धता और उनके उपयोग पर ये सांस्कृतिक जो भूदृश्य है उसका जन्म होता है। मनुष्य के कार्यकलापों के संदर्भ में हमें संसाधन उपलब्ध होते हैं और उससे संबंधित जो समृद्धि है वह इस पर अवलंबित है। इसके बाद जलवायु है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, ग्रहीय संबंधों के साथ ही उसके भौतिक स्वरूप के साथ ही जलवायु भी आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सौरमंडल का जो वायुमंडल का जो सबसे निचला भाग है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, वह समस्त जलवायु की घटनाओं के लिए उत्तरदायी है और उसी में वे सारी परिघटनाएं होती है जो मानव को प्रभावित करती है। एक तो ये बात है जिसमें कि हम पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार के जलवायु कटिबंध देखते हैं। मध्य रेखीय जलवायु जिसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो टेम्परेट जोन कहलाता है, जो मध्य अक्षांशों में फैला हुआ है, और एक होता है शीत कटिबंध जो हम आर्कटिक से लेकर और ध्रुवीय क्षेत्रों तक उनका फैलाव होता है। तो जलवायु के जो ये 3 कटिबंध हैं, ये मोटे तौर पर पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों, जैव जगत को प्रभावित करते हैं और साथ ही अन्य घटक भी जो जलवायु से संबंधित हैं वो भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से भूगोल के तत्वों में जलवायु एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जो बायोस्फीयर को यानी जैव जगत को बहुत अधिक प्रभावित, नियंत्रित, निर्धारित करता है। इसके बाद आता है जैव जगत। जैव जगत के अंदर वनस्पति और जीव जंतु। तो वनस्पति एक प्रकार के जैव जगत का एक वृहद रूप है जो पूरी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। मरुस्थलों में देखें तो वहाँ पर भी कटीली झाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है और शीत क्षेत्रों में, या जिसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, शीत कटिबंध में भी मौसम के अनुसार वनस्पतियाँ पाई जाती है। मध्य अक्षांशों के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय वन है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर हमें पतझड़ वाले वन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से वनों के कई प्रकार हैं। कोणधारी वन भी शीत क्षेत्रों में या उच्च क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान 0 से नीचे चला जाता है, सर्दी यहाँ बेहद भीषण होती है, वहाँ पर कोणधारी वृक्ष वन मिलते हैं। तो इस प्रकार से वनों की जो विविधता है, यह वनों की विविधता भी भौतिक दशाओं से प्रभावित होती है और विशेष रूप से किसी स्थान विशेष पर जिस प्रकार की अनुकूलता है वैसी वनस्पति वहाँ पर विकसित होती है और उस वनस्पति पर आधारित जो जैव जगत है, जिसमें जीव जंतु, समस्त प्रकार के कीट पतंग और चौपाए और पक्षियों की वैरायटी, ये सभी उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो जहाँ पर जैव विविधता अधिक है वहाँ पर जीव जंतुओं में भी बहुत अधिक विविधता मिलती है और वनस्पति में भी बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद हम इनसे संबंधित कुछ स्लाइड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें आप ये देखिए, यहाँ पर 3 चित्र
यहाँ पर बताया गया है। ये पहला जो जिसमें सोलर सिस्टम लिखा हुआ है, इसमें हम देखें कि पृथ्वी का स्थान सूर्य के संदर्भ में और अन्य ग्रहों के संदर्भ में क्या है, उसका आकार कैसा है और साथ ही वह कहाँ पर स्थित है। और इस प्रकार से इसके बाद जो नीचे एक दूसरा स्लाइड इसमें इसी का हिस्सा है। इसमें जुपिटर, अर्थ, मार्स और नेपच्यून, इन सब को एक साथ बता रखा है और सारे ग्रहों के आकार भी यहाँ पर प्रदर्शित है। इससे ये पता चलता है कि अन्य ग्रहों के संदर्भ में पृथ्वी का जो आकार है उसका आनुपातिक स्वरूप कैसा है, उसे हम देख सकते हैं। और राइट में जो नीचे वाला जो डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये सूर्य और पृथ्वी के अंतर संबंधों को वार्षिक स्वरूप में प्रदर्शित करता है। यानी जो हमारे यहाँ जो 3 ऋतुएं होती है, इन ऋतुओं परिवर्तन का कारण क्या है, इसको हम इसमें देख सकते हैं। इसमें पृथ्वी को 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ बताया गया है। तो जो भाग झुका हुआ है और सूर्य की तरफ है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती है, और जो भाग सूर्य से विपरीत दिशा में है, वहाँ पर तापमान कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के झुके होने से या और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। और इस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ जो उसके संबंध है, उनको इन 3 स्लाइड्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये एक विश्व का मानचित्र है जो भौतिक स्वरूप बताता है। इसके अंदर आप देखें कि एशिया और यूरोप का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें पर्वत, पठार और मैदानों की स्थिति को समझने का प्रयास करें। जितना भी हरा रंग है वह मैदानी इलाका है, मैदानी क्षेत्र है, और जितना भी जो भूरा और गहरा भूरा और बैंगनी और सफ़ेद क्षेत्र है, वह उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। तो एशिया के संदर्भ में हम देखें तो हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है। उसके उत्तर के अंदर तिब्बत का पठार फैला हुआ है और उसके उत्तर में कुछ मध्य एशियाई पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई है। इसी प्रकार से फिर हम भारत के पश्चिम के अंदर चलें तो ईरान, इराक का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये टर्की तक इसका फैलाव है। इसके बाद इसी का आगे का जो स्वरूप है, उसमें हम यूरोप में देखते हैं आल्प्स पर्वत है। यूरोप का जो दक्षिणी भाग है वो पर्वतीय है, इसमें आल्प्स है और उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं अरब का पठार है। जो अरब का पठार है, यह पठार अरेबियन प्लेटो कहलाता है, लेकिन यह इसका अफ्रीका की तरफ वाला जो भाग है वह ऊंचा है और बाकी का भाग जो है वो नीचा है। और इस प्रकार से ये जो पठारी भाग और पर्वतीय भाग जो एशिया और यूरोप में फैले हुए हैं, इन्होंने यहाँ के जनजीवन को, यहाँ की जलवायु को, यहाँ की वनस्पति को और जीव जंतुओं को और समस्त प्राणी जगत को और प्रकृति को प्रभावित किया है। इसके बाद हम अफ्रीका के संदर्भ में बात करें तो अफ्रीका, संपूर्ण अफ्रीका वैसे तो पठारी क्षेत्र है, लेकिन इसका जो दक्षिणी भाग है वो अधिक ऊंचा है और उत्तरी भाग जो है वो उसके अंदर, जैसा कि हम जानते हैं, सहारा मरुस्थल है और इसके अंदर कुछ नदियां हैं। जैसे इक्वेटर के पास में जो है कांगो नदी है, उसका मैदान है। उत्तर पूर्व के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर नील नदी है। और इसके बाद मध्य अफ्रीका के अंदर कुछ नदियाँ हैं और उसमें मुख्य नदी है जैसे नाइजर नदी है। तो इन सब के सघन वन और इनके मैदान उपलब्ध है और उनमें जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अफ्रीका के संदर्भ में हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टियों का स्वरूप जो है बहुत ही अधिक वर्षा होने के कारण मध्यवर्ती भाग जो है बहुत अधिक वर्षा रेखीय वनों से प्रभावित है और मैदानों का जो विस्तार है वो कम है। इसके साथ ही दक्षिणी अमेरिका को देखें ध्यान से तो इसके अंदर इसका जो पश्चिमी तटवर्ती भाग है, वहाँ से लगा के उत्तर से लेकर दक्षिण तक एंडीज पर्वत फैले हुए हैं, जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 7000 मीटर तक है। और इसी प्रकार से ब्राज़ील का पूरा पठारी भाग है। ये 2 महत्वपूर्ण इसके भौतिक स्वरूप हैं। इसके बाद हम उत्तरी अमेरिका को देखें तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये पूरा पर्वतीय भाग है, जिसको हम रॉकीज पर्वत कहते हैं, रॉकी पर्वत। इससे कई नदियाँ निकलती है जो पूर्व और पश्चिम के अंदर प्रवाहित होती है। उत्तरी अमेरिका का जो एक भाग है जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, या 5 महान झीलें दिखाई गई है। और इसका जो पूर्वी भाग है उत्तरी अमेरिका का, वह पूर्वी भाग यूरोप से आई हुई जनसंख्या के द्वारा बसा हुआ क्षेत्र है। तो यूरोप का जो माइग्रेशन हुआ है, जो स्थानांतरण हुआ है, वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती भाग पर
बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का सघन बसा हुआ है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में मध्य अमेरिकी देश फैले हुए हैं, जिसमें ग्वाटेमाला, पनामा, इक्वेडोर, साल्वाडोर, मैक्सिको, होंडुरास और वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह यहाँ पर फैला हुआ है। तो इन सब पर ये प्रभाव, इसका भौतिक स्वरूप का प्रभाव हम देख सकते हैं। फिर उत्तर के अंदर हमें एक ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, जो एक पठारी भाग है, लेकिन वो बर्फ़ से यानी हिम से आच्छादित है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह भी एक पठार है और यह भी बर्फ़ से या हिम से आच्छादित है। ये जो भौतिक स्वरूप विश्व का दिखाई दे रहा है, इस भौतिक स्वरूप में यह देखें कि जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है। जहाँ पर जलवायुविक और भौतिक अनुकूलता है, प्राय जनसंख्या का सघन बसाव उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कह सकता हूँ कि एक अर्धशुष्क शुष्क प्रदेश है और इसका जो पूर्वी भाग है वहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है और उसके निकटवर्ती जो है मूंगे की एक पर्वत श्रृंखला है और समस्त भाग लगभग उष्ण और अर्धशुष्क मरुस्थलीय दशाओं वाला एक पठार है और इस प्रकार से वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। तो विश्व के संदर्भ में हमने इसके भौतिक स्वरूप को, जलाशयों को और यहाँ के जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम इन प्राकृतिक तत्वों के बाद मानव का जो प्रत्युत्तर है वो क्या है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड इसके अंदर दिखाए गए हैं। इसको ध्यान से देखिए तो जो डार्क ब्राउन कोको कोला शेड में है, ये ट्रॉपिकल एरिया है जो कि उष्ण और तर प्रकार की जलवायु रखता है। तो इसके अंदर देखिए दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग है, जिसमें उत्तर में वेनेजुएला से लगा के और दक्षिण में अर्जेंटीना तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसके बाद देखिए पूरा अफ्रीका का जो मध्यवर्ती भाग है वह इससे प्रभावित है। उत्तर के अंदर नाइजीरिया से लेके दक्षिण के अंदर जिम्बाब्वे और जेरे तक का जो प्रभाव है, जेरे तक इसको हम देख सकते हैं। मेडागास्कर में भी इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, जो ट्रॉपिकल जलवायु में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर भारत के संदर्भ में देखिए, भारत का दक्षिणी भाग जिसके अंदर कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर इस प्रकार की जलवायु फैली हुई है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं, जिसके अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार और इंडोनेशिया के सारे द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, इसी तरह से ओशिनिया की कुछ द्वीप है, न्यू गिनी, इनमें उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार है। इसके बाद आप देखिए, इसमें जो पीला कलर है वो एरिड जोन को बताता है, यानी शुष्क क्षेत्र को बताता है। तो उत्तरी अमेरिका में आप देखें, उत्तरी अमेरिका का जो पीला क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम के अंदर फैला हुआ है, यह एक शुष्क क्षेत्र है। और दक्षिणी अमेरिका को आप देखें तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो इसका जो पश्चिमी तटवर्ती भाग है, जिसमें चिली का कुछ भाग है और अर्जेंटीना का जो एंडीज़ का जो पूर्वी भाग है उसमें शुष्कता देखने को मिलती है। अफ्रीका के अंदर देखिए आपकी उत्तर के अंदर सहारा मरुस्थल फैला हुआ है और यह मरुस्थल जो है वो अरब से लेके और भारत तक इसका विस्तार है, जिसके अंदर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा भी आता है। ये शुष्क और अर्धशुष्क कटिबंधीय क्षेत्र है। अफ्रीका के अंदर दक्षिण में देखें आप तो दक्षिणी अफ्रीका भी जो है शुष्क और अर्धशुष्क कटिबंध में आता है। ऑस्ट्रेलिया को जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा आप देखें, इसको पीला भाग बहुत अधिक विस्तारित है, यानी ये एरिड जोन के अंदर आता है। इसी तरह से एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में, यानी हिमालय के उत्तर के अंदर जो भाग है, तारीम बेसिन जिसको हम कहते हैं, तिब्बत का पठार है, ये भी शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग है। इसी तरह से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला जो मध्य एशिया वाला भाग है जो कैस्पियन सागर के पूर्व के अंदर फैला हुआ, यह भी एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। तो इस प्रकार से दो प्रमुख, जिसको हम कह सकते हैं उष्णकटिबंध और एरिड जोन, दोनों को हमने देखा। इसके अलावा आप देखिए इसमें टेम्परेट जोन है। टेम्परेट का मतलब होता है समशीतोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध में मध्य अक्षांशीय क्षेत्र आते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आप देखिए, उत्तरी अमेरिका का बहुत बड़ा भाग, कनाडा और उत्तरी यूएसए का जो उत्तरी भाग है, झीलवर्ती क्षेत्र, ये सभी टेम्परेट जोन में आते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी भी नहीं है और बहुत अधिक सर्दी भी नहीं है। लेकिन शीतकाल अधिक ठंडा होता है और ग्रीष्मकाल सामान्य रहता है और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है।
यूरोप का देखिए आप अधिकांश भाग इससे प्रभावित है, और मध्य एशिया में भी इसका विस्तार है। इसी तरह चीन का जो दक्षिणी भाग है, और उत्तर के अंदर रूस का जो भाग है, इसी तरह उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, इन सब में टेम्परेट जोन फैला हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें तो अर्जेंटीना और चिली का जो दक्षिणी भाग है वो इसमें आता है, और दक्षिणी अफ्रीका का बहुत थोड़ा सा भाग दक्षिणी अफ्रीका का वो इसमें आता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तटवर्ती भाग है, दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती भाग वहाँ पर, और न्यूजीलैंड में टेम्परेट जोन फैला हुआ है, यानी शीतोष्ण कटिबंध फैला हुआ है। इसके बाद आप देखें कि एक पोलर जोन है, यानी शीत कटिबंध है, या ध्रुवीय प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं, ध्रुवीय जलवायु की दशाएं वहाँ पर है। तो उत्तरी अमेरिका का देखिए, कनाडा का उत्तरी भाग, यूएसए का उत्तरी भाग जो अलास्का वाला क्षेत्र है वो, और यूरोप के अंदर स्कैंडिनेविया जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का ये भाग। इसके अलावा रूस का जो साइबेरिया पूरा क्षेत्र है, और रूस का उत्तरी भाग, यह पूरा क्लाइमेटिक जोन्स में फ्रिजिड जोन के अंदर आता है, जो एक शीत कटिबंध है। तो यहाँ पर सर्दियाँ भीषण होती है, वर्ष के 6 महीने तक यहाँ पर बर्फ़ या हिमाच्छादन रहता है, और एक वसंत काल आता है जिसमें कुछ वनस्पति उगती है। तो यहाँ का जीवन अत्यंत कठोर है। इसके बाद कुछ और जलवायु के स्वरूप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जलवायु कटिबंध है जिसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। भूमध्य सागर, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सागरीय भाग है ये भूमध्य सागर कहलाता है। इस भूमध्य सागर में के निकटवर्ती जितने भी देश हैं उसके अंदर यूरोप के जो देश है उसके अंदर स्पेन, इटली, स्लोवाकिया, और एशिया माइनर जिसको हम टर्की कहते हैं, एशिया का जो है। इसके अलावा दक्षिण के अंदर जो अफ्रीका है उसका जो उत्तरी भाग है वो इसके अंदर सम्मिलित है। कुछ मिस्र का भाग है, मोरक्को है, लीबिया है, इनके उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो मेडिटेरेनियन जो जलवायु है ये इसका कुछ भाग, कुछ स्वरूप हमें उत्तरी अमेरिका में भी जो कैलिफोर्निया की घाटी है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ चिली के अंदर इसका स्वरूप भी देखने को मिलता है। अफ्रीका के दक्षिण में जो केप टाउन है, दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी तटवर्ती भाग है वह भी इसमें आता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण का जो भाग है वह भी मेडिटेरेनियन प्रकार की जलवायु में आता है। तो ये सब जलवायु विविधता युक्त है। इसमें सिट्रस फ्रूट्स का और खाद्यान्नों में गेहूं का उत्पादन और जौ का उत्पादन लिया जाता है। तो एक भिन्न प्रकार की विविधता युक्त ये क्षेत्र है जो क्लाइमेटिक जोन्स में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। उसके अलावा माउंटेन्स एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचाई के कारण, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण एक भिन्न प्रकार की जलवायु रखता है जिसे हम पर्वतीय जलवायु कहते हैं। तो जहाँ पर भी इसमें गहरा रंग भरा हुआ है, डार्क ग्रीन कलर भरा हुआ है, वह एक पर्वतीय जलवायु का प्रकार है जो ऊंचाई के कारण शीतल जलवायु में परिवर्तित हो जाता है। तो भारत का उत्तरी भाग जो बहुत ही ऊंचा है वह भी हिमालय क्षेत्र जलवायु से संबंधित है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान और जो यूरोप के अंदर स्विट्ज़रलैंड है वह एक इसमें स्पॉट दिखा रखा है। इसी तरह से ब्राज़ील का जो उच्च भूमियाँ हैं पूर्व के अंदर वो दिखा रखी है। इस पूरा एंडीज पर्वत दिखा रखा है, और उत्तर के अंदर रॉकीज़ के जो कुछ भाग हैं बहुत ही ऊंचे हैं। तो यहाँ पर पर्वतीय जलवायु मिलती है। तो जलवायु के इस वितरण को जो मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया, इससे हम ये जान पाते हैं कि जलवायु वास्तव में पृथ्वी पर फैले हुए जलवायु कटिबंधों से संबंधित है, जिसमें स्थानीय रूप से जो भौतिक दशाएं हैं उन भौतिक दशाओं के प्रभाव से उसमें कुछ परिवर्तन या कुछ मॉडिफिकेशन होता है, और उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता हमें देखने को मिलती है। लेकिन मोटे तौर पर जलवायु कटिबंध पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब इन सब भौतिक स्वरूपों के संदर्भ में मानव का जो प्रत्युत्तर है, ह्यूमन रेस्पॉन्सेज हैं, वह भी भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जैसा कि हम सब भूगोल के संदर्भ में जानते हैं कि भूगोल विषय पृथ्वी तल और मानव के अंतर संबंधों का विज्ञान है। तो अब हम इस बात पर आते हैं कि मानवीय प्रत्युत्तर क्या है और किस प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहला मानव की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को हम बहुत ही सरल भाषा में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, वस्त्र और आवास,
इनके संदर्भ में देखते हैं। मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं उसके अंदर भोजन है। प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, तो वह अपने आसपास ही उस भोजन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो भोजन की प्राप्ति के लिए किए गए समस्त कार्य, जिसके अंदर कृषि कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आखेट है, मछली पकड़ना है, ये ऐसे कार्य हैं जो भोजन से संबंधित हैं। उसके बाद वस्त्र आता है, तो वस्त्र में भी विभिन्न प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं और अन्य जो केमिकल इंडस्ट्री है उससे भी हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है आवास। तो मनुष्य स्थायी रूप से जहाँ पर निवास करता है वह अपने आवास बनाता है, और उस आवास के लिए जो भवन निर्माण सामग्री होती है वह भी उसे प्रकृति से प्राप्त होती है। तो इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकांश मानव समुदाय क्रियाशील रहता है, और उसके कारण से वह प्रकृति के साथ एक उसका अंतर संबंध होता है। उस अंतर संबंध के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों का जन्म होता है। ये सांस्कृतिक भूदृश्य वहाँ पर निवास करने वाले मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का परिणाम है या उसका दर्शन है। इनके बाद इन इन व्यवस्थाओं को करने के लिए मनुष्य को और इसकी सहायक क्रियाओं को करना पड़ता है, जिसमें परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। परिवहन के द्वारा ही अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, संसाधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और उसके मूल्य में वृद्धि होती है, और साथ ही मांग और आवश्यकता और पूर्ति के अनुसार इनका परिवहन होता है। मनुष्यों का, विचारों का और सामानों का यानी वस्तुओं का परिवहन होता है। तो परिवहन व्यवस्था एक ऐसा सांस्कृतिक स्वरूप है जो सभी प्रकार के आर्थिक, भौतिक और सांस्कृतिक घटनाओं को गति प्रदान करती है। इसके अलावा व्यवसाय यानी व्यापार का जो कार्य होता है, जिसमें एक स्थान पर, किसी स्थान पर कोई वस्तु उत्पन्न हो गई है, उसकी स्थानीय डिमांड को पूर्ति करने के बाद जो शेष अवशेष है उसका दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो व्यापार भी संसाधनों पर आधारित है। इसके अलावा मनोरंजन और उच्च आवश्यकताओं का स्वरूप आता है। ये समस्त जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ह्यूमन रिस्पॉन्स है वो किसके प्रति है, वह वातावरण के संदर्भ में है। यानी वातावरण उसे प्रभावित करता है, लेकिन साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य के समक्ष जो पर्यावरणीय और नेचर के द्वारा जो बाधाएं उत्पन्न की जाती उसे अधिकांशतः मनुष्य अपने लेवल पर उसको दूर करने का प्रयास करता है। और इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो अनेक विकल्प उसे दिए गए हैं उसमें से वह अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान तकनीक के आधार पर बेस्ट का चयन करता है और उसके आधार पर उनका आगे विकास होता है। तो पृथ्वी पर जो मानव जीवन है, और मानव जीवन ने अपने निवास स्थान को, अपने क्षेत्र को जिस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया है, यह भिन्नता हमें पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलती है। पूर्वी सभ्यताएं अलग प्रकार की है, यूरोप की सभ्यताएं अलग प्रकार की है, अफ्रीका एक अलग प्रकार की सभ्यताओं वाला क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नई दुनिया के देश कहलाते हैं, जहाँ पर यूरोप और एशिया से गए हुए लोग वहाँ पर निवास करते हैं और कई सभ्यताओं का मिश्रण वहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ का रहन सहन, वहाँ का क्रियाकलाप सभी पर प्रकृति का और मानव का सम्मिलित प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से मानव के संदर्भ में जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं या पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं, तो इन सभी भौतिक और मानवीय तत्वों को भूगोल के तत्व के रूप में जानते हैं। भूगोल को पढ़ने के यही तत्व हैं, यही साधन है। इनके साधन और इनके विश्लेषण के माध्यम से ही हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो मेरा ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।